प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपना संबोधन किया। संबोधन की कुछ बातों पर, उनके निहितार्थ पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले सालों के मुकाबले इस बार थोड़ा सा कम बोले। उनका भाषण लगभग 74 साढ़े 74 मिनट के आसपास रहा, जबकि वो अगर देखा जाए तो वो 103 मिनट 104 मिनट तक भी लाल किले से बोल चुके हैं। खैर, आज का भाषण उनका 74 मिनट पर रहा और उसमें उन्होंने कुछ बातों पर फोकस किया। लाल किले का संबोधन एक आज़ादी के मौके पर प्रधानमंत्री करते हैं, तो उसमें आमतौर पे उपलब्धियां, देश किस दिशा में जा रहा है, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्रियों के संबोधन मौजूदा राजनीति से भी कहाँ अछूते रह जाते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ इशारा उस बात का मिलता है। तो पहली मोदी के भाषण में जो पहली बात नजर आई, तो उन्होंने युवाओं पर बहुत फोकस किया। अगर आजकल युवाओं को जेनजी भी कहा जाने लगा है, तो जेनजी को भी कह सकते हैं। उनके भाषण में युवाओं पर बहुत फोकस रहा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के युवाओं के पास बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के लिए सरकार क्या करने जा रही है। उन्होंने AI ट्रेनिंग और उसकी स्किल से ट्रेनिंग के लिए बात कही, उससे जुड़े रोजगारों की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि सेमीकंडक्टर्स और इसके 5 प्लांट लगाए जाएंगे और इससे भी रोजगार ही पनपेंगे। और बहुत सारी बातें उनके संबोधन में युवाओं पर केंद्रित थी। सुनिए। समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। अब युवाओं पर फोकस करने के बाद, उनसे कुछ संवाद करने की कोशिश के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने एक और मसले पे फोकस किया। ये मसला देश की राजनीति से भी जुड़ा है और एक बड़े भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है उसके एक बड़े सवाल से जुड़ा है। वो मसला था महिला आरक्षण पर। उन्होंने कहा, क्या कहा, ये सुनिए। आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण
के लिए सभी राजनीतिक दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सब लोग मिलजुल कर इस पर आए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाई थी जो कि लोकसभा में गिर गया। इस सत्र में भी चर्चा थी कि वो बिल आ सकता है, नहीं आया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इस बात का अपने संबोधन में इसको इस्तेमाल करके फिर से ये बताया है कि अभी भी सरकार के एजेंडे में है। विपक्ष इसकी आलोचना इसलिए कर रहा है कि ये महिला आरक्षण के बिल के तौर पर सरकार परिसीमन का भी बिल लाना चाहती है, जिससे देश में लोकसभा की सीटों की संख्या 844 हो जाएगी। लेकिन पीएम मोदी की बात से तो ये साफ है कि सरकार अभी इस बिल को पास कराने की कोशिश करती रहेगी, पास कराना चाहेगी। एक और सवाल पर आ जाते हैं, ये भी थोड़ा सा राजनीतिक सवाल है। उन्होंने अभी जंतर मंतर और जिंजी के तमाम सारे नैरेटिव के बीच में ये चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं की बात करते करते आज उन्होंने ये कहा, नक्सलवाद भारत से खत्म किया गया है, छत्तीसगढ़ में तमाम सारी कार्रवाइयां हुई हैं। उन उपलब्धियों का जिक्र करते करते प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र नक्सल से तो भारत मुक्त हो गया है, लेकिन दिमागी नक्सलियों से बचना होगा। उन्होंने कहा कि समाज को उनको चिन्हित करना होगा, अलग करना होगा, सरकार भी उनसे सख्ती बरतेगी। तो इस बार अर्बन नक्सल शब्द भी पॉलिटिकल नैरेटिव में खूब चलता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री के संबोधन में जब दिमागी नक्सल आया तो ये भी हुआ कि क्या इसको जिंजी या विपक्ष जिस तरह से आक्रामक है उसको उससे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन दिमागी नक्सल शब्द आज आया और विपक्ष ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों के लिए एक नया शब्द गढ़ा है। लेकिन ये एक राजनीतिक निहितार्थ भी इस बात के निकाले जा सकते हैं। चौथा, प्रधानमंत्री ने एक आत्मनिर्भर भारत की बात की, हमेशा करते रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने इसमें एक जिक्र किया, सुनिए। हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन की बात पहले बहुत हुआ करती थी। ये बात सही है कि लगभग 2000 के बीच पिछले 2 दशकों से ग्लोबलाइजेशन शब्द एक बड़ा चर्चित शब्द रहा था, उदारीकरण। और उसमें आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता था तो उससे जुड़े एसी चैम्बरों में बैठे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने अपनी योजनाओं का तमाम सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार ने क्या काम किया है, सेमीकंडक्टर्स की यूनिट लगेंगी, तमाम सारे आईटी कंप्यूटर्स के मसले गिनाए, जिससे बताया कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। उन्होंने तमाम सारी बातें कही कि दुनिया के 5 बड़े बैंक्स में भारत का भी एक बैंक हो, कुछ आगे की संभावनाएं और कुछ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण एक तरह से सरकार की उपलब्धियों, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और तमाम सारे युवाओं से संवाद पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा। अंत में वो जो एक बात अब पुराने अपने भाषणों पर कहते थे, वो बात भी उन्होंने दोहराई कि 2047 तक भारत विकसित भारत
बनेगा। उन्होंने कई सारी ऐसी योजनाएं गिनाई जो कि 5 साल की सरकार के बजाय उन्होंने 1 दशक के 2 दशक के प्रोग्राम्स गिनाए कि सरकार इस समय तक ये लक्ष्य हासिल कर लेगी। उनके भाषण में थोड़े से वैसे जो 15 अगस्त पर दिए गए प्रधानमंत्रियों के भाषण में इस तरह के जिक्र होते हैं। अगर प्रधानमंत्रियों के निजी इनपुट्स उसमें तो ऐड किए जाते हैं, बाकी उपलब्धियां सरकारें अपनी गिनाती हैं, देश किस दिशा में जा रहा है और एक मोटे तौर पर पूरे देश को साथ रखकर आगे बढ़ने की बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी वो बात दिखी और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से भी का भी उन्होंने जिक्र इशारों में भी कर दिया। जैसे महिला आरक्षण के मसले पर राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा किया, विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और दिमागी नक्सल वाली बात कहकर उन्होंने शायद जो अभी जंतर मंतर पर हुआ या विपक्ष जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है उस पर भी निशाना साधा और लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की। तो अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय से अवगत कराइए। नमस्कार, धन्यवाद।